नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। 12 फरवरी और आज हम मध्य प्रदेश के वीकली करंट अफेयर में 6 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड, तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर की PDF परचेज करना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर इसको परचेज कर सकते हो। देखिए, इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस रहेगी जून 2022 से लेकर मार्च 2023 तक की PDF की प्राइस आपको ओनली 49 रुपीज मिलेगी। अच्छा, जनवरी 2022 से लेकर मई 2022 की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी गई है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जनवरी 2022 से लेकर मई 2022 तक की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी जो 49 रुपीज की PDF परचेज करेगा तो उसको मार्च तक की PDF मिलेगी। ठीक है, मार्च अप्रैल तक की PDF मिलेगी। और अगर आप मंथली करंट अफेयर की PDF परचेज करना चाहते हो तो इसकी कॉस्ट रहेगी ओनली 9 रुपीज। ये जो पहले की PDF थी उसमें 400 पेज हुआ करते थे एक PDF में। अब एक PDF में मतलब 1 मंथ की PDF में आपको ओनली 40 पेजेस मिलेंगे। ठीक है, जून से लेकर मार्च तक जो भी PDF मिलेगी आपको, तो एक मंथ की PDF में आपको ओनली 40 पेजेस देखने के लिए मिलेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 11 मार्च से लेकर 13 मार्च 2023 तक करीला मेला का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा? तो ये अशोकनगर में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 11 मार्च से लेकर 13 मार्च तक अशोकनगर में करीला मेला का आयोजन किया जाएगा। और देखिए, अशोकनगर से कुछ ही दूर पर करीला नामक स्थान है जहां पर जानकी माता का मंदिर है। याद रखिएगा, जानकी माता का मंदिर है करीला में, तो वहीं पर करीला मेला का आयोजन किया जाता है। और इसी स्थान को लव और कुश जो कि सीता जी के पुत्र थे, तो उनके जन्म स्थान के रूप में भी करीला स्थान को जाना जाता है। और करीला मेला का आयोजन कब किया जाता है? तो ये रंग पंचमी के टाइम पे किया जाता है। और बात करें हम यहाँ पर छिंदवाड़ा की, तो छिंदवाड़ा में किस मेले का आयोजन किया जाता है? ये गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है। और ये MPPSC 2021 में क्वेश्चन पूछा भी गया था। गोटमार मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये छिंदवाड़ा में किया जाता है। इस मेले का आयोजन किस नदी पर किया जाता है? तो जाम नदी पर किया जाता है। कब किया जाता है? ये पोला उत्सव पर आयोजित किया जाता है। और बात करें हम यहाँ पर उज्जैन की, तो उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक 12 वर्ष में उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। किस नदी के तट पर? तो ये शिप्रा नदी के तट पर। और इसका आयोजन इसके पहले कब किया गया था? तो ये 2016 में किया गया था। अब नेक्स्ट टाइम इसका आयोजन कब किया जाएगा? तो ये 2028 में किया जाएगा। बात करें ग्वालियर की, तो ड्रोन मेले का आयोजन 2021 में कहां पर किया गया था? तो ये ग्वालियर में किया गया था। पहले ड्रोन मेले का आयोजन हुआ था ग्वालियर में। और ड्रोन महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये दिल्ली में किया गया था। ठीक है, ड्रोन मेले का आयोजन ग्वालियर में, ड्रोन महोत्सव का आयोजन दिल्ली में। पहली बार राष्ट्रीय व्हीलचेयर चैंपियनशिप 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा? तो ये इंदौर में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राष्ट्रीय व्हीलचेयर चैंपियनशिप 2023 का आयोजन इंदौर शहर में किया जाएगा। और देखिए, अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। कब से कब तक चलेगा ये? तो ये 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के कितने शहरों में आयोजित किया जा रहा है? तो 8 शहरों में आयोजित किया जा रहा है। और हमारे मध्य प्रदेश की खेल मंत्री कौन है? यशोधरा राजे सिंधिया है। मध्य प्रदेश के किस एयरपोर्ट पर फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी शुरू की जाएगी? तो ये खजुराहो एयरपोर्ट पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये खजुराहो एयरपोर्ट पर फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी शुरू की जाएगी। ये हमारे मध्य प्रदेश में एयरपोर्टों की संख्या कितनी है? तो 5 है। कौन कौन से? एक तो राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, देवी अहिल्या होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, खजुराहो एयरपोर्ट, ग्वालियर एयरपोर्ट, और एक है डुमना एयरपोर्ट या रानी दुर्गावती एयरपोर्ट। ठीक है, रानी दुर्गावती एयरपोर्ट या डुमना एयरपोर्ट कहां पर है? तो ये जबलपुर में है। हमारे मध्य प्रदेश में पहली वायुयान सेवा कब प्रारंभ की गई थी? तो ये 26 जुलाई 1948 में। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में पहली वायुयान सेवा कब प्रारंभ की गई थी? तो ये 26 जुलाई 1948 में। किन 2 शहरों के मध्य हुई थी? इंदौर और ग्वालियर के मध्य। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, ये MPPSC 2021 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। मध्य प्रदेश में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एक तो राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एक देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? तो ये इंदौर में है। मध्य प्रदेश का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है? तो वो है इंदौर। और इंदौर एयरपोर्ट से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान कब हुई थी? 3 अप्रैल 2019 से हुई थी। से कहां के लिए? तो इंदौर से दुबई के लिए। सामान की होम डिलीवरी करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो वो है इंदौर।
और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व व्यस्तम एयरपोर्ट भी कौन सा है, तो इंदौर ही है। और मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा आधारित पहला एयरपोर्ट भी कौन सा है, तो वो भी इंदौर है। हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर को नगर निगम बनाने की घोषणा की है, तो ये भिंड को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भिंड को नगर निगम बनाने की घोषणा की है। देखिए अभी हमारे मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम है, तो 16 नगर निगम है। ठीक है, और भिंड और शिवपुरी प्रस्तावित है ये। तो अभी 16 नगर निगम है हमारे मध्य प्रदेश में, और अगर ये 2 नगर निगम और बनते हैं तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये 18 हो जाएगी। देखिए बात करें हमारे मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या कितनी है, तो 10 संभाग है। ठीक है, और हमारे मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो 52 डिस्ट्रिक्ट है। और मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है, तो ये 313 है। हमारे मध्य प्रदेश में 313 विकास खंड है, लेकिन विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 230 है। ठीक है, विधानसभा सीटों की संख्या 230 है और विकास खंड 313 है। तहसील कितने हैं मध्य प्रदेश में, तो 428 तहसील है। और नगर निगमों की संख्या 16 है और नगर पालिका की संख्या कितनी है, तो ये 98 है। ठीक है, नगर पालिका की संख्या 98 है और नगर निगमों की संख्या 16 है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की शुरुआत कब की जाएगी, तो ये 8 मार्च 2023 से की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और देखिए 8 मार्च 2023 को क्या मनाया जाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसी दिन से लाडली बहना योजना की शुरुआत हमारे मध्य प्रदेश में की जाएगी। और इसकी घोषणा कब की गई थी, तो ये 28 जनवरी 2023 को की गई थी। सीहोर में नर्मदा महोत्सव का आयोजन किया गया था, तो वहां पर ही लाडली बहना योजना की शुरुआत करने की घोषणा की थी। किसके द्वारा, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। इस योजना के तहत देखिए हर माह मध्य प्रदेश की सभी पात्र बहनों को 1000 रुपए महीना मिलेगा। ठीक है, यानी हर साल 12,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। अगले 5 साल में इस योजना के तहत कितने हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे, तो ये 60,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो ये 2007 से की गई थी। ठीक है, और लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत कब की गई थी, तो ये 2 नवंबर से की गई थी। ठीक है, कब की गई थी, 2 नवंबर 2022 से की गई है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत। कब, 2 नवंबर 2022 से की गई है। और लाडली बहना योजना की शुरुआत कब की जाएगी, तो ये 8 मार्च 2023 से की जाएगी। और देखिए राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और 23 मार्च, देखिए 23 मार्च 1998 में हमारे मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था, 23 मार्च 1998 में। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल में ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है, ये इंदौर शहर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंदौर शहर ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। कृषि अधोसंरचना मद यानी AIF एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के क्रियान्वयन में हमारा मध्य प्रदेश देश में कौन से स्थान पर है, तो ये प्रथम स्थान पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भोपाल में हुए इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 में किस राज्य की पावर ट्रांसमिशन कंपनी को बेस्ट टेक्नोलॉजिकल पवेलियन अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की पावर ट्रांसमिशन कंपनी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मध्य प्रदेश। बात करें हम यहाँ पर इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की, तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो ये भोपाल में किया गया था। और इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का ये कौन सा संस्करण था, तो ये 8वां संस्करण था। इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो ये 2015 से इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इसका 8वां संस्करण हमारे भोपाल में मैनेट में किया गया था। इसका आयोजन कब से कब तक किया गया था, तो ये 21 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक हुआ था। और यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश की पावर ट्रांसमिशन कंपनी को बेस्ट टेक्नोलॉजिकल पवेलियन अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। बात करें हम यहाँ पर मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी की, तो देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये जबलपुर में है। तो मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने 9 सितंबर 2021 को राज्य भर में बिजली आपूर्ति नेटवर्क को हैकिंग से बचाने के लिए जबलपुर में स्थित स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर में साइबर सुरक्षा प्रणाली स्थापित की है। तो साइबर सुरक्षा प्रणाली कहां पर स्थापित की है, ये मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी में। कहां पर, जबलपुर में। इसी के साथ हमारा मध्य प्रदेश अपनी बिजली की आपूर्ति नेटवर्क की सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा प्रणाली शुरू करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। तो हाल ही में किस जिले की जनजातीय महिला लहरी बाई को श्री अन्न बीज बैंक की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो इनका संबंध है डिंडोरी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डिंडोरी। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के आदिवासी जिला डिंडोरी के रहने वाली आदिवासी महिला
लहरी बाई को मिलेट्स एम्बेसडर घोषित किया है। और देखिए इसके पहले यूनेस्को ने 2023 को ईयर ऑफ मिलेट भी घोषित किया था। और ये एमपीपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि ईयर ऑफ मिलेट्स किस वर्ष को घोषित किया था, तो ये 2023 को। मिलेट को सुपर फूड भी कहा जाता है। सुपर फूड इसलिए क्योंकि ये पोषक तत्वों का खजाना है। हमारा बजट आया था 1 फरवरी को, तो उस दिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में इसे श्री अन्न कहा और इसके उत्पादन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। 10 से 14 फरवरी तक अट्टेर महोत्सव का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा, तो ये भिंड में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अट्टेर महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो ये भिंड में किया जाएगा। कब से कब तक, ये 10 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक। 100 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास का विशाल और भव्य मंदिर कहां बनाया जाएगा, तो ये सागर में बनाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, संत रविदास जी का विशाल भव्य मंदिर कहां पर बनाया जाएगा, तो ये सागर में। कितने करोड़ रुपए की लागत से, तो ये 100 करोड़ रुपए की लागत से। और इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। मध्य प्रदेश की किस पिछड़ी जनजाति के लोगों की आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाय कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, तो ये भारिया, सहारिया और बैगा तीनों की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त तीनों। तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश की भारिया, सहारिया और बैगा तीनों जनजाति के लोगों की आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाय कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जनजातियां कौन कौन सी है, तो ये 3 जनजातियां है, भारिया, सहारिया और बैगा है। ठीक है, और देखिए बात करें हम यहाँ पर जनजाति की, तो हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति को वर्णित किया गया है, तो ये 342 में। और हमारे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 21.1% है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 21.1% है। यानी अगर हमारे मध्य प्रदेश में 1 लाख लोग रह रहे हैं तो उनमें से 21,000 लोग अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं। और हमारे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो धार डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वाला सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, धार डिस्ट्रिक्ट है। मध्य प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो ये भिंड डिस्ट्रिक्ट में। सबसे कम भिंड डिस्ट्रिक्ट में है और सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो ये धार डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और हमारे मध्य प्रदेश में मान्यता प्राप्त कुल जनजातियों की संख्या कितनी है, तो ये 43 है। और हमारे मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जनजाति की है, ये भील जनजाति की है। उसके बाद गोंड जनजाति की है और उसके बाद कुल जनजाति है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब किया गया था, तो ये 1995 में किया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश में 1995 में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया था। और देखिए 2003 में, ठीक है, 2003 में कीर, मीना और पारधी को अनुसूचित जनजाति वर्ग से हटा दिया गया था। हाल ही में प्रसिद्ध साहित्यकार श्री गुण सागर जी का निधन हो गया है। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से है, तो टीकमगढ़ से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए ये है श्री गुण सागर जी, तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनका जो जन्म है वो झांसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था इनका जन्म, लेकिन ये पिछले 45 सालों से टीकमगढ़ में रह रहे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश से पद्मश्री पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो देखिए ये जोदैया बैग, डॉक्टर मुनीश्वर चंदावर, रमेश परमार और शांति परमार तीनों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए बात करें हम यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश में पद्मश्री पुरस्कार 2023 से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, तो ये 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। कौन कौन है, जोदैया बैग है, डॉक्टर मुनीश्वर चंदावर है, रमेश परमार और शांति परमार चारों है। देखिए सबसे पहले जोदैया बैग की बात करें तो इनका संबंध है उमरिया डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, इनका संबंध उमरिया डिस्ट्रिक्ट से है और इनको कला के क्षेत्र में मिला है, कला के क्षेत्र में मिला है। और इनका संबंध किस जनजाति से है, तो बैगा जनजाति से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डॉक्टर मुनीश्वर चंदावर की बात करें तो इनका संबंध किस जिले से है, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है और इनको मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है इनको पद्मश्री पुरस्कार 2023। और जोदैया बैग को देखिए 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बात करें रमेश परमार और शांति परमार की, तो इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, झाबुआ से है। ठीक है, और देखिए झाबुआ से ही जो भूरीबाई का संबंध भी झाबुआ से ही था। तो भूरीबाई को कब पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था, भूरीबाई को। और भूरीबाई का संबंध भी कहां से था, तो ये झाबुआ से था। और भूरीबाई किस जनजाति से थी दोस्तों,
तो ये भील जनजाति से थी। और देखिए दुर्गाबाई व्याम को भी 2022 का पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, है ना। इनको भी कला के क्षेत्र में मिला था दुर्गाबाई व्याम को। और दुर्गाबाई व्याम किस जनजाति से थी, तो दुर्गाबाई व्याम गोंड जनजाति से संबंधित थी। दोस्तों हम यहाँ पर पद्म पुरस्कार की बात करें तो हमारे देश में 3 पद्म पुरस्कार है। कौन कौन से, तो एक तो पद्म विभूषण है, उसके बाद पद्म भूषण है और उसके बाद पद्मश्री है। ठीक है, 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और उसके बाद पद्मश्री। देखिए हमारे देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है, तो वो है भारत रत्न। हमारे देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है, भारत रत्न है। दूसरा सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है, तो ये पद्म विभूषण है। उसके बाद पद्म भूषण आता है तीसरा सबसे बड़ा, और चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है, तो ये पद्मश्री है। तो इस बार कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये 106 व्यक्तियों को। ठीक है, इसमें से 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 9 व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और 91 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें से 4 हमारे मध्य प्रदेश के भी हैं। पद्म पुरस्कारों की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1954 में की गई थी। सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हमारे देश का भारत रत्न है और दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है, पद्म विभूषण है। ठीक है, तीसरा पद्म भूषण है और चौथा कौन सा है, पद्मश्री है। तो पद्म विभूषण से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, 6 व्यक्तियों को। कौन कौन है, डॉक्टर दिलीप महालनोबिस, ये इनको मरणोपरांत मिला है। बालकृष्ण दोषी, इनको भी मरणोपरांत मिला है। मुलायम सिंह यादव, इनको भी मरणोपरांत मिला है। उस्ताद जाकिर हुसैन, SM कृष्णा और श्रीनिवास वर्धन। तो ये 6 लोगों को पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के 4 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जोधैया बैग की। ठीक है, जोधैया बैग का संबंध किस जिले से है, उमरिया से है। और इनका संबंध किस जनजाति से है, तो इनका संबंध है बैगा जनजाति से। बैग से बैगा याद रखिएगा। ठीक है, और इनको किस क्षेत्र में मिला है, तो कला के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए दिया गया है। उमरिया जिले की 83 वर्षीय आदिवासी महिला जोधैया अम्मा को कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान दिया गया है। और जोधैया अम्मा ने जिले के लोड़ा में स्थित जनगण तस्वीर से आदिवासी कला की शुरुआत की और उनकी बनाई पेंटिंग विदेशों में भी प्रसिद्ध है। जोधैया अम्मा को पहले नारी शक्ति सम्मान 2021 से भी सम्मानित किया जा चुका है। और देखिए रमेश परमार और शांति परमार को संयुक्त रूप से पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस जिले से है, तो झाबुआ जिले से है और इनको कला के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए दिया गया है। तो देखिए झाबुआ के रमेश परमार और शांति परमार को कला के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए पद्मश्री सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है और ये गुड़िया बनाते हैं जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। डॉक्टर मुनीश्वर चंदावर को भी पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस जिले से है, तो जबलपुर से है और इनको किस क्षेत्र में मिला है, तो मेडिसिन में मिला है। ठीक है, और मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहने वाले डॉक्टर मुनीश्वर चंदावर को मेडिसिन के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा की गई है और वह मेडिसिन विशेषज्ञ है और जबलपुर में फिलहाल प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर मुनीश्वर चंदावर की OPD में ट्रीटमेंट की फीस मात्र 20 रुपए है। देखिए पद्मश्री पुरस्कार 2022 एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूं। भोपाल के डॉक्टर NP मिश्रा को मिला था, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। इन्होंने देखिए भोपाल गैस त्रासदी के समय अपनी सूझबूझ से सैकड़ों पीड़ितों की जान बचाई थी। और मंडला के अर्जुन सिंह धुर्वे जी को भी मिला था, इनको आदिवासी नृत्य के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए दिया गया था। इनका संबंध किस जनजाति से है, तो बैगा जनजाति से है। छतरपुर के अवध किशोर जाड़िया को भी मिला था साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, और सागर के राम साहेब पांडे जी को भी दिया गया था, इनको कला के क्षेत्र में मिला था। और मंडला की दुर्गाबाई व्याम को भी मिला था कला के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और दुर्गाबाई व्याम का संबंध किस जनजाति से है, तो गोंड जनजाति से है। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली में आपको जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनको भी शेयर करता हूं और इस पर डेली 20 क्वेश्चन के क्विज भी होते हैं। मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, कंप्यूटर से भी इस पर क्विज होते हैं। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा लेक्चर आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।